कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त केतन रावल का नमस्कार। मित्रों, आप सुन रहे हैं एफएम गोधरा, आकाशवाणी गोधरा का ये प्रसारण। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुए आज पूरे 90 साल हो गए हैं। ये पूरा 90 साल चल रहा है और पूरे देश की आकाशवाणी उसका सेलिब्रेशन मना रही है। हमने विशेष एक मेहमान को आमंत्रित किया है जिसका नाम है डॉक्टर कनकलता जी। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ डॉक्टर कनकलता जी का। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैडम, ये जो गोधरा आकाशवाणी की बात करें तो गोधरा आकाशवाणी बहुत सालों से ये मध्य गुजरात में अपनी सेवाएं दे रही है। हाँ। और तो पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों के रेडियो स्टेशन को भी आपने सुना है। हाँ। तो ये बताइए कि ये आकाशवाणी एक आम आदमी के जीवन में कैसे जुड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रसार भारती यानी आकाशवाणी को बधाई देती हूँ कि एक बहुत लंबा समय 90 वर्ष का जो ये सफ़र तय किया है। मतलब हमारे देश की आज़ादी से पहले से आकाशवाणी हमारे देश में काम कर रही है, तो ये बधाई की पात्र है। और ख़ास करके जो यहाँ काम करने वाले उस समय के लोग थे, जिस समय तकनीकी इतनी अग्रिम नहीं थी, उस वक्त भी आकाशवाणी को भारत में स्थापित किया गया, लोगों तक लोग पहुँचे, तो उसके लिए मैं बधाई देती हूँ और आगे शुभकामना भी देती हूँ कि यह इसी अपने शानो शौकत से आगे बढ़ता रहे और हमेशा लोगों को ज्ञान मनोरंजन बांटता रहे। आकाशवाणी अगर आप कहें केतन भाई तो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ईश्वर की देन थी कि मैं बचपन से ही थोड़ा गीत संगीत के प्रति बहुत मतलब मेरी अभिरुचि थी। तो जब मैं छोटी थी तब एक रेडियो हुआ करता था मेरे घर में और वो एक छोटी सी कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो ताखा बोलते हैं, मतलब एक छोटी सी जगह, उस पे वो रखा रहता था। दीवार में एक थोड़ी जगह रहती थी, उस पे रखा रहता था और उसमें कुछ ऐसे जाली सी एरियल भी लगती थी। वो गांव की बात में बता रही हूँ। जी। और मेरे दादाजी फौजी थे, मतलब ब्रिटिश सरकार में वो फौज में थे, कहते थे रानी की फौज में थे, लेकिन बाद में अपने देशभक्ति जब उनके अंदर उबाल लिया तो उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया था। तो वो समाचार सुनने के बड़े ही बहुत उत्सुक रहते थे और वो रेडियो सिर्फ वही छूते थे। और जब रेडियो हमारे यहाँ ऑन होता था ना तो हमारे बाँछें खिल जाती थी, क्योंकि जब वो न्यूज़ सुनने के बाद भी रेडियो थोड़ी देर तक बंद नहीं होता था और उसमें बहुत सारे गाने आते थे। तो बचपन जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब ये याद मेरी जब मैं 4-5 साल की तब की याद मैं बता रही हूँ। जी। और उस समय तब मज़ा आता था कि इसमें लोग बोलते भी हैं और समाचार भी इसमें मेरे दादाजी सुनते हैं, फिर गाने भी आते हैं, कहानियाँ भी आती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ी मैं बड़ी हुई तो फिर उस समय बाल मंडली कार्यक्रम आता था बच्चों के लिए रविवार को। हाँ, वो मेरा पसंदीदा कार्यक्रम होता था। मतलब रविवार आने का मतलब था कि आज मैं बाल मंडली सुनूंगी, इतनी खुशी होती थी मुझे। फिर बाद में और भी ट्रांजिस्टर वगैरह खरीदाया तो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल गई, क्योंकि दादाजी की उसको तो हम छू भी नहीं सकते थे, वो इतनी ऊंचाई पे रखा था। बट अब ये था कि उसे हम टर्न ऑन करना सीख गए थे, टाइम से हम उसको खोल के सुना करते थे उसमें बाल मंडली। और तब मुझे लगता था, जो अभी तो झारखंड और बिहार बंट गया है, उसमें संयुक्त बिहार था, तो जो स्टेशन आता था रांची पटना भागलपुर दरभंगा, ये है आकाशवाणी का रांची पटना भागलपुर दरभंगा। मतलब ये इतना सुरीला लगता था हमें, क्योंकि लगता था कि जादू का पिटारा है। तब टीवी वगैरह तो था नहीं। जी। मनोरंजन का साधन ही हमारे लिए रेडियो हुआ करता था। और उस बाल मंडली से मैंने इतना कुछ सीखा। मुझे कविता रचने की जो लौ जगी है ना, वो हम कह सकते हैं आकाशवाणी से, क्योंकि वहाँ बच्चे आते होंगे, मैं तो जा नहीं पाती थी। मैं तो सिर्फ सुना करती थी, क्योंकि पटना रांची भागलपुर दरभंगा 4 जगह में ही ये स्टेशन था और मैं रहती थी दूसरी जगह पे, तो मैं जा नहीं पाती थी, पर मैं सुनती थी। पर मैं कल्पना में यही सोचती रहती थी कि मैं आकाशवाणी के स्टूडियो में हूँ। स्टूडियो भी नहीं देखा था तो मेरे अंदर बहुत सारी कल्पनाएं चलती रहती थी और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन तो जरूर जाऊंगी आकाशवाणी में, मैं जरूर जाऊंगी। मतलब मेरे लिए एक वो लक्ष्य बन गया था। क्या बात है कि मैं आकाशवाणी में जाऊंगी और वहां से मैं बोलूंगी। तो जब मैं थोड़ी और बड़ी हो गई
और तब मैं नारी जगत सुनने लगी। एक चौपाल कार्यक्रम हुआ करता था उस समय, उसमें खेती बाड़ी और कुछ महिलाएं उसमें लोकगीत गाती थी। उसके साथ मैं बताऊं, बहुत सारी विविध भारती के हवा महल मेरा पसंदीदा था, नाटक सुना करती थी। फौजी भाई के लिए जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो सारे मैं सुना करती थी। मतलब कहिए कि मैं उसमें डूब चुकी थी। मैं पढ़ते वक्त भी बहुत हल्का सा रेडियो में ट्यून करके रखती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि आकाशवाणी अगर रेडियो ना चले तो मेरा काम रुक जाता था। तो इस तरीके से हमारा आकाशवाणी से संबंध बनता गया। और जो कार्यक्रम में भाग लेने की बात हुई, आकाशवाणी के स्टूडियो में जाने का जो मेरा मुझे मौका मिला, ये मुझे मिला 80s में, शायद 89 होगा। तब मैं जो पहली बार किसी आकाशवाणी में गई थी वो भागलपुर का, तो भागलपुर का आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका कैसे जाना हुआ, कौन ले गया? हाँ, एक्चुअली तब तक मैं सर्विस ज्वाइन कर चुकी थी और मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे जो पतिदेव हैं वो भागलपुर शहर के हैं, तो मैं ना उनसे कहती थी कि मुझे आकाशवाणी में जाना है। उनको इतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो उनके लिए लगता था कि कहाँ जाना, पर मैं बोलती थी मुझे आकाशवाणी में जाना है। आपके कोई जान पहचान के हो तो आप उनको बोलिए कि मुझे आकाशवाणी में वो बुलाएं। तो ऑडिशन वगैरह ये सब कुछ मुझे पता भी नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम अपनी रुचि लिख दो। तो मैंने पहले ये लिखा कि मुझे लोकगीत गाना अच्छा लगता है। फिर मैंने ये भी लिखा कि मैं एग्रीकल्चर में काम करती हूँ, तो मैं एग्रीकल्चर के विषय में भी बता सकती हूँ। तो फिर जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने, क्योंकि गीत गाने वाले उनको बहुत मिल जाते होंगे, मुझे लगता है ऐसा, लोकगीत गाने वाले, लेकिन जो एग्रीकल्चर की जो एक्सपर्टाइज थी वो कम मिलते होंगे। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया उसमें, उस विषय पे बात करने के लिए। और सबसे पहले जो मेरी जो वार्ता थी ना, वो कटहल के ऊपर, फनस, जैकफ्रूट के ऊपर था। जी। हाँ, तो जिस दिन मुझे आकाशवाणी में जाना था ना, मुझे लगता था कि मैं चांद पे जा रही हूँ। क्या बात है। हाँ, मुझे मतलब जिंदगी में जो मैंने सपना देखा था कि मैं आकाशवाणी में जाऊंगी, वो मैं बहुत सुबह से एकदम एक्साइटेड थी। मैं तैयार वार हुई बढ़िया से, और फिर मैं वहाँ गई। और वहाँ जाने के बाद जो मैं स्टूडियो वगैरह मैंने देखा, तो अंदर से मुझे लगा कि आज मैंने कुछ अचीव कर लिया है। बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी सास को मैं बोल के गई थी, मेरी जो सासू माँ है, तो कि आज मेरा आएगा, आप सुनना। उस समय जिस दिन रिकॉर्ड होता था उसी दिन हाँ, प्रसारण भी हो जाता था। तो सब लोगों ने सुना, और एक ऐसे माहौल था, मतलब उन लोगों को भी लग रहा था कि कुछ तो मेरे घर में अचीव हुआ है। सबको बोल रहे थे कि मेरी बहू आज आकाशवाणी में वार्ता देने गई है। मतलब क्या ही बताएं, क्या माहौल था। आपका जो पहला जो ध्वनि मुद्रण किया गया, हाँ, वो खुद आपने पहले बार सुना रेडियो पे या किसी और से पता चला? हाँ, नहीं, अब क्या था कि आकाशवाणी से मैं तब देवघर में रहती थी, जॉब करती थी। वहां से मैं भागलपुर आई और फिर मैं आकाशवाणी गई। तो आकाशवाणी के मेरे जो मुद्रण और प्रसारण के बीच में ज्यादा समय नहीं था। तो मेरा तो हो गया, मुद्रण तो हो गया। उसके बाद अब मैं जैसे वहां से निकली तो इनके एक दोस्त का घर था, मेरे पतिदेव का। फिर हम वहाँ बैठे जल्दी जाके, और क्योंकि मुझे सुनना था, फिर हमने बोला आप रेडियो ऑन कीजिए। फिर मैंने उनके यहाँ बैठ करके मैंने अपनी वार्ता सुनी। और मैं आपको बताऊं केतन जी कि मैं बहुत हंसी, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी बोल रही थी। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आज भी शायद मैं थोड़ा थोड़ा मतलब मेरी स्पीड ज़्यादा है बोलने की, पर उस वक्त तो और भी जल्दी मैंने बोला था। तो मैं बहुत हंस भी रही थी कि अच्छा मैं तो ऐसा बोल रही हूँ। पर धीरे धीरे मैंने सीखा कि हाँ, कैसे बोला जाता है। रेडियो की एक मर्यादा है कि यहाँ शब्द चित्र से ही बात बताना है। कुछ पीछे कुछ विजुअल नहीं चलता, इसीलिए आराम से बताना पड़ता है, क्योंकि सुनने वालों को साथ साथ में एक इमेज खड़ा करने का वक्त मिले कि हम ये सुन रहे हैं। आप जैसे बताए कि हम ये धान के खेत में खड़े हैं, धान लहरा रही है, तो उसको थोड़ा टाइम मिले कि हाँ, एक खरेखर हम धान के खेत में खड़े हैं। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा। फिर मुझे जैसे लोकगीत गाने का भी मुझे शौक है। तो एक बार मैं आई, तो जैसे कि अब कृषि का अलग एक इकाई होती है, और वहाँ संगीत वाला में उन्होंने निकाला हुआ था ऑडिशन या कुछ कहते हैं जिसमें। हाँ, तो मैं जब वहाँ आई
तो एक्चुअली मैं शहर में रह के पढ़ी लिखी थी, तो मेरा जो रहन सहन था और वहाँ जो लोकगीत गाने वाले जैसे गांव की महिलाएं आती थी, तो उन लोगों ने ना मुझे देखा तो वो आपस में थोड़ा हंस रहे थे कि मतलब उनको ऐसा लग रहा था ये क्या लोकगीत गाएगी, ऐसा मतलब थोड़ा ऐसा है कि शहर की लड़कियों को कहाँ गाना वाना आता है, लोकगीत है ना। तो उस समय ऐसा था, अब तो लोग बहुत गा रहे हैं, तो उस समय उनको ऐसा लगता था शहर की लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, उनको ऐसे लोकगीत फिल्मी गाने गा हाँ सकती है। गा सकती हैं, एग्जैक्टली। हाँ, तो जब मैं गई ना तो वो लोग आपस में, मुझे ऐसा लगा कि वो लोग कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। फिर मुझे ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, बोला आप लोकगीत का ऑडिशन देने आए हैं? बोले कि जी। अच्छा, जानती भी हैं कि लोकगीत में कौन कौन सा होता है? हम बोले हाँ। तो बोले अच्छा बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? मैंने बोला सोहर गाया जाता है। अच्छा, आपको सोहर आता है? बोले हाँ। तो आप गाइए। तो मैंने तुरंत गा दिया उनको कि सोहर। तो कुछ यहाँ भी हमारे श्रोताओं को वो सोहर सुनाइए। क्योंकि देखिए हमारे जो अपनी जो परंपरा है ना, उसमें हम कोई भी खुशी की चीज गाते हैं तो हम भगवान से रिलेट करके ना, तो मैंने गाया कि अवध चलो सजनी राम जी जन्मे, अवध चलो सजनी राम जी जन्मे, सासू जो नेग मांगे पूजा करोनी, सासू जो नेग मांगे पूजा करौनी, अवध चलो सजनी राम जी जन्मे, अवध चलो सजनी। तो मैंने ये गाया तो वो उनके चेहरे पे एक मतलब एक आश्चर्यचकित और ऐसा मतलब कि हाँ भाई, मतलब जो इसका हुलिया है इससे मतलब अलग है, कुछ तो है इसके अंदर में डेप्थ। फिर उन्होंने काफ़ी बात की कि कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई है, लोकगीत कैसे आपको, आप शहर में रही तो आजकल तो शहर में कोई गाता नहीं है। मैंने बोला नहीं, हम गाते हैं, मेरी माँ हमें जब हम शाम को पूजा के लिए बैठते हैं तो मुझे भजन सिखाती हैं, मतलब गाती हैं तो हम उनके साथ में गाते हैं, सीखते हैं, ये तो अपनी कला है। तो ये सब गाने लोकगीत वगैरह है, ये आपने रेडियो पर सुन के तैयार किया, कैसे किया? हाँ, कुछ हद तक मैंने बोला ना कि जो चौपाल जो मैं बचपन में सुना करती थी, उसमें इतने सुंदर सुंदर गीत गाए जाते थे। उसमें कैसा होता था चौपाल, ये बाद में भी मैंने देखा, लेकिन वो चौपाल जो मेरे जहन में बैठा हुआ है, उसमें एक मुखिया जी होते थे, एक भौजी होती थी, एक काकी होती थी, एक उसमें एक मैना बहन होती थी, मतलब ये पात्र होते थे। तो वहाँ तो पात्र होते थे, पर हम लोगों के लिए ना वो एकदम सच्ची छवि थी कि मुखिया जी तो ऐसे एकदम सफेद कुर्ता पजामा, हाँ ऐसे हुक्का लेके बैठे होंगे, और नैना दीदी पीढ़ा लेके बैठी होंगी, और ऐसे मतलब ऐसे एक कल्पना चलती रहती थी हमारे मन में। तो वहाँ जो गीत वगैरह होते थे ना, तो हम लोग जल्दी जल्दी डायरी में फटाफट में लिखती थी इतनी, क्योंकि उस स्पीड में मैं लिखना होता था। हाँ, लेकिन उसको लिखती थी, फिर उसको डैश खाली करती थी, और कभी कभी इसलिए मैं रचना भी सीख गई। जैसे कोई गीत मैं पूरा नहीं लिख पाती थी, तो मैं सोचती थी यहाँ क्या शब्द डालूं जो ये पूरा हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे वो रचने का भी आकाशवाणी से मुझे का श्रेय जाता है कि मैं उन खाली जगहों को मैं अपने शब्द भरने लगी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे गीत वगैरह फिर लिखना शुरू कर दिया था। उर्दू के जो कार्यक्रम होते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मेरा कॉलेज जाने का समय होता था और उस समय वो चलता रहता था सुबह में। तो मैं समझ लो कि मैं नहाने जाती थी तो मैं अपना रेडियो ट्रांजिस्टर लेके जाती थी, मैं कपड़े बदल रही हूँ, किताब रख रही हूँ, तब भी वो उर्दू का कार्यक्रम में जब खुदा हाफिज तक मैं जब सुनती थी उसके बाद ही मैं निकलती थी। तो मतलब ये जो साहित्य का, और सुबह जब रामायण, वो तो मेरे पिताजी तो सुबह में नहीं उठती थी, पर मेरे जैसे पिताजी उठे तो उन्होंने रेडियो खोला, तो जो एक टून होता है वो मेरे कान में अभी भी बसा हुआ है। जो सुबह जो आकाशवाणी का जो एक धुन होता है, वहाँ से हमारी सुबह होती थी। फिर वो रामायण सिग्नेचर ट्यून बोला जाता है। हाँ, फिर वो रामायण पाठ चलता था, तो मुझे हर दिन का याद होता था कि आज का कौशल्या रूठ के कई रूठी हैं। रामचरितमानस का, हाँ रामचरितमानस। तो ये हम रामचरितमानस पाठ वो हम पूरा सुनते थे, मतलब शुरू से अंत तक। आपको हंसी आएगी कि जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था ना, तो मुझे पता था कि वो एक समाचार, सुबह के समाचार के बाद में 3-4 फिल्मी गाने आते थे। तो जैसे कोई त्योहार है तो उससे रिलेटेड ही गाने आते थे। तो मैं ना घर में ऐसे ऐलान कर देती थी कि इतने बजे का मुहूर्त है राखी बांधने का। मैं कोई मुहूर्त नहीं जानती थी, मुझे पता था कि उस समय राखी के गीत आएंगे। हाँ, तो उस समय मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। तो मतलब जैसे फिल्मी एक माहौल खड़ा होता है। एक मन में ऐसे कल्पना में रंगोली बनाती थी, भाई को बिठाए रखती थी। जब तक गाना शुरू नहीं होता था बोलती थी अभी मुहूर्त नहीं
जी जी। अब हंसी भी आती है मुझे, वो अपने जो बाल सुलभ हुए थी, तो जब वो गाना बजता था, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही गा रही हूँ। मतलब मैं वहाँ पे अपने आप को रखती थी कि मैं जी गा जी। रही हूँ, मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। तो मतलब ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं मेरे मन में चलती रहती थी आकाशवाणी को लेके। और जो जो फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आता था, जी। अभी भी आता है, हम्म। वो तो मेरा पसंदीदा कार्यक्रम था। हवा महल में जो आप नाटक खुद होते, एक फौजी की बेटी है तो फिर तो पसंदीदा तो होगा। मुझे, मैं जो नाटक होते थे तो मैं कितनी बार, ठंड लगती थी तो हम रजाई में ऐसे, और क्या ज़्यादा लेट तक हमारे यहाँ था कि अर्ली राइजर, मतलब अर्ली, जल्दी सोइए जल्दी जगिए। पर मुझे तो वो सुनना रहता था, तो ठंड के समय में मैं रजाई ओढ़ के अंदर में रेडियो को एकदम हल्का ट्यून करके, लेकिन कभी कभी उसमें कोई हास्य नाटक होता था तो मेरी हंसी छूट जाती थी, मैं तो खिलखिला कर पकड़ जाते। तो मतलब ऐसे बहुत सारा कुछ है आकाशवाणी का। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो पूरी एक किताब लिखूँ इस पे, मतलब इतना है। फिर मैं भागलपुर में ऐसे मेरे कार्यक्रम चलते रहे। और आप बताइए कि मेरे पूरे ऑफिस में मैं अकेली एक वैज्ञानिक थी जो आकाशवाणी में वार्ता देती थी। तो मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और लोग नहीं जाते थे। किसी को क्या है, किसी को उतना बोलना पसंद भी नहीं है। फिर लिखो तो आलेख लिखो, फिर आलेख लेकर के आप देवघर से भागलपुर तक की यात्रा करो, फिर वहाँ तो उन लोगों को ना ये बहुत मुश्किल का काम लगता था। पर मेरा तो वो सपना था, मेरे लिए तो वो मतलब काम कम और मतलब खुशी ज़्यादा मुझे मिलती थी, तो मैं वो करती रही। फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैं आ गई पोर्ट ब्लेयर आ गई। तो फिर हाँ, जब मैं पोर्ट ब्लेयर जाने वाली थी तो मैं सबसे पहले, अभी भी आपने देखा होगा कि मैं नक्शा देख रही थी ना, मैप देख रही थी। मुझे कहीं जाना होता है ना तो मैं उसका भौगोलिक, उसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सब चीज़ का मैं थोड़ा स्टडी अध्ययन करती हूँ। हाँ, मुझे अभी कहीं जाना है, कभी अविकापुर है राजस्थान में एक जगह है, तो वो राजस्थान का नक्शा देखा तो मैं देखने चली गई। तो ऐसे ही जब मैं पोर्ट ब्लेयर जाने वाली थी तो मैं सब चीज़ उसका देखती रहती थी। तो मुझे लगा कि क क्षेत्र में है, और उससे पहले भी मेरे चाचा वहाँ पोस्टेड थे, तो मुझे थोड़ी जानकारी भी थी कि हाँ वहाँ एक आकाशवाणी तो है। अब आकाशवाणी में जाऊँ तो मेरी एंट्री वहाँ कैसे हो, नई जगह पे जा रही हूँ। लेकिन ये मेरा एक सौभाग्य ही कह लीजिए कि मैं वहाँ गई तो बहुत जल्दी ही मैं आकाशवाणी से, क्योंकि हमारे ऑफिस में पहले से लोग आकाशवाणी जा रहे थे, तो मेरा परिचय बन गया और मैं आकाशवाणी में वार्ता वगैरह देने लगी। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ मैंने आकाशवाणी के वो सारे विंग, जितनी भी इकाई है ना, सब में मैंने काम किया। जो नाटक इकाई थी, मैंने बहुत सारी नाटक की झलकी आती थी, वो झलकियाँ लिखा भी मैंने। क्या बात। और झलकी को वहाँ पे रूपांतरित भी किया। महिला का नारी जगत होता था तो उसमें हमने बहुत सारी महिलाओं को मिला करके हमने पूरी एक टीम हम ले गए वहाँ, उसके भी कार्यक्रम किए। आकाशवाणी ये जो अपने कृषि का तो था ही, बाल जगत में भी बच्चों को मैं लेके जाती थी। और एक तो मैं बताऊं कि वहाँ पे 14 नवंबर को बाल जगत का कोई कार्यक्रम था, तो वहाँ कई स्कूल के बच्चों से ना वहाँ पूछा गया कि आज के दिन आप अपने स्कूल टीचर को छोड़ के आप किससे मिलना चाहते हैं। तो मैं बताऊं कि उन बच्चों ने मेरा नाम लिया। क्या बात। कि हमें उनसे मिलना है। तो आकाशवाणी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और उनको आश्चर्य हो रहा था कि आप कहाँ किसानों के साथ काम करते हैं, तो ये बच्चे आपसे क्यों मिलना चाह रहे थे। तो मतलब ऐसा है कि मेरे पतिदेव का काम बच्चों के साथ था, तो मैं उनके साथ साथ मैं वहाँ भी काम कर, जब जहाँ बच्चे स्कूल में कुछ कार्यक्रम हो तो उनको बहुत मज़ा आता था बच्चों को मेरे साथ में। तो उन लोगों ने मेरा नाम बताया। तो बाल जगत में भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए। कविताएं लिखती हूँ तो कविता में भी, जहाँ भी कवि सम्मेलन होता था तो स्टूडियो में भी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, वहाँ पे भी मैं सब कुछ, मतलब मेरा खूब जितना ही मेरे अंदर में इच्छा थी उसको मैंने खूब पूरा किया आकाशवाणी के साथ में। आकाशवाणी से आपका जुड़ा बहुत पुराना है। हाँ, आज एक आकाशवाणी का दौर जो चल रहा है आज के ज़माने में, आज 90 साल तो हो गए आकाशवाणी को, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है। इस ज़माने में भी ये आकाशवाणी का वजूद अभी भी टिका हुआ है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मैं इसको मैं जैसे बता रही थी ना, पोर्ट ब्लेयर की मैं चर्चा कर रही थी, तो मैंने कहा ना कि आकाशवाणी और मैं, अगर इस पर मैं किताब लिखूं तो एक किताब हो जाए 100 पन्ने से भी ज़्यादा का। तो मैं जब पोर्ट ब्लेयर में थी तो BHU बनारस काशी में एक सेमिनार था हमारा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। उसमें जो मेरा विषय था वो था कि अब टीवी वगैरह सब आ गया था, उसमें रेडियो की उपयोगिता।
आज के समय में रेडियो की उपयोगिता पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के संदर्भ में आपको मैं बताऊं, और लोगों जो श्रोता हैं वो भी सुनेंगे, कि वहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी लोग रेडियो सुनते हैं। अब सुबह और शाम तो सुनेंगे ही सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 500 से भी ज्यादा छोटे छोटे द्वीप हैं, 27-28 द्वीप पे लोग रहते हैं। सबका जो आने जाने का जो है वो पानी का रास्ता है, वो शिप से बोट से जाना आना होता है। तो हम जैसे ट्रेन का टाइम तो फिक्स है कि हमारा इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने बजे खुलेगी, पर जो शिप है ना उसका कोई नियत निर्धारित समय नहीं है, क्योंकि वो तो जरा सा हवा तेज हो गई, तूफान, हाँ, तो उसके चाल बदल जाती है, उसको तो उसका टाइम नहीं होता है। और लोगों का आवागमन जो है उससे होता है, जो इंटर आइलैंड जो हम बोलते हैं कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाना है, वो शिप से जाना है, सामान जाना है, सब कुछ जाना है, तो वो रेडियो में दिन में 3 बार 4 बार प्रसारित होता है कि ये शिप इतने बजे इस जेट्टी पे आएगी, ये शिप इतने बजे यहाँ से जाएगी। तो वो लोगों को सुनना ही पड़ता रेडियो है, साथ में रखना ही पड़ता हाँ, अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनका आवागमन बंद हो जाएगा, और हवामान मौसम की जानकारी भी मिलेगी। हाँ, तो आवागमन बंद हो जाएगा। अब रही आकाशवाणी, दूरदर्शन भी शुरू हो गया, पर अब दूरदर्शन तो आप साथ में लेके नहीं चल सकते हो ना हमेशा, तो एकदम पूरी की पूरी डिपेंडेंसी रेडियो पे थी। खास करके मैं गृहिणी की बात करती हूँ, आज भी अगर आप सर्वे कर लीजिए तो सबसे ज्यादा रेडियो सुनने वाली गृहिणी होती हैं या बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि गृहिणियों को क्या होता है कि जब वो काम कर रही होती हैं तो उनका अपना रेडियो बज रहा है और वो काम कर रही है ना। ऐसे ही बिजनेसमैन भी है, मान लो दुकान है, कोई दर्जी है, कोई अपना हाथ का काम, तो उनका अपना रेडियो बज रहा है और वो काम कर रहे हैं। अब टीवी में क्या होगा कि उनका ध्यान इधर उधर भटकेगा, लेकिन इससे क्या कान से सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ऐसा था। तो वो कॉन्फ्रेंस में जब मैंने उस पेपर को प्रेजेंट किया तो सबको लग रहा था कि अब के ज़माने में कौन रेडियो सुनता है। और जब मैंने पूरा डाटा दिया उनको, सारे फोटोज दिए सारा, तो उन्होंने बोला कि भाई रियली ये स्टडी तो आपकी बहुत अच्छी है कि आज भी लोग आकाशवाणी पे डिपेंड करते हैं। बोले करते हैं और उनको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आकाशवाणी है। क्या बात है ना, जिस पर देवताओं ने भी विश्वास किया है, तो हम तो इंसान है ना। तो ऐसे है। तो अब जब पोर्ट ब्लेयर से मैं चली और मैं आई पंचमहल, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, गुजरात के पंचमहाल, हाँ, गुजरात के कृषि विज्ञान केंद्र में मैं जब पहला दिन आई, 21 दिसंबर था वो, 22 दिसंबर, और हमारे वहाँ एक मीटिंग थी, उसमें आकाशवाणी के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे उपस्थित थे। और मैंने देखा कि मेरे से पहले जिनको चार्ज दिया गया था उनमें थोड़ा सा बात विवाद हो रहा था कि आकाशवाणी के जो अधिकारी थे उनका कहना था कि आपको विषय देना है, आप आके हमारे यहाँ पे वार्ता देंगे। वो बोल रहे हैं हम कैसे विषय देंगे, आप हमें विषय दीजिए। तो मुझे लगा क्योंकि आकाशवाणी तो मेरा प्यार है अंदर से, जो मैं मोहब्बत करती हूँ, उस वहाँ जाने के लिए तो मैं उत्सुक रहती हूँ, और यहाँ ऐसे क्यों चल रहा है। क्योंकि मुझे ही प्रभार मिलना था और मैं तुरंत आई थी, तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन 2-3 दिन के बाद मैंने जो एक अधिकारी थे उनको मैंने बोला कि मैं आकाशवाणी जाना चाहती हूँ, और मैं यहाँ आई थी। यहाँ आने के बाद मैंने उस समय रसिक पंड्या जी थे या उससे पहले कोई और थे, हाँ, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने बोला नहीं, अब आपको विषय देने की ज़रूरत नहीं है, मैं विषय भेजा करूँगी। और मैंने विषय अपना आलेख तैयार भी करके लाई थी, और मैंने उसी में रिकॉर्ड भी करवाया। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने सभी स्टाफ का करवाया। फिर जो हमारे चेस में जो हमारा सिस्टर कंसर्न है, वहाँ के लोगों को भी मैं यहाँ पकड़ के ज़बरदस्ती, संजय सिंह अब नहीं रहे, उनको मैं यहाँ ज़बरदस्ती लाई थी कि नहीं, आप बोलिए, आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो ज्ञान है हमें किसानों को देना है, ये बहुत बड़ा मीडिया है, बहुत लोगों तक हम पहुँच सकते हैं। फिर धीरे धीरे लोग जुड़े, और आज भी मैं सब लोगों का नियम से कहती हूँ आकाशवाणी में वार्ता दीजिए, बहुत लोगों तक हम पहुँचते हैं इससे। और आपको मैं बताऊँ कितन जी कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना कोई श्रोता मुझे जरूर मिल जाता है रेडियो का, हाँ, कि बेन तमारा प्रवचन हमें सांभळ्यो, कहीं सांभळ्या भाई, रेडियो में, किसानवाणी में। एक बार मैं यहाँ कपड़ा सिलाने के लिए एक दर्जी के यहाँ गई थी, उनको मैंने जैसे ही कपड़े दिए और मैंने बोला कि भाई कितनी सिलाई लेंगे, वो कपड़ा छोड़ के ना मेरा मुंह देखने लगा। तो मैं रेडियो में बोलो छो ना, हम बोले कि हाँ मैं आपको सुनता हूँ। तो मतलब एक
अच्छा लगता है ना ये सुन के कि हाँ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो सुनते हैं। तो जो आपका सवाल था कि आज के दौर में भी आकाशवाणी बहुत ही दमखम से खड़ा है। दूसरों की बात आप छोड़ दीजिए, मेरी जो ऑफिस की गाड़ी है ना, इसमें मैंने एफएम लगाया हुआ है और मैं कहीं भी जाती हूँ तो बहुत मजे से मैं सुनती हूँ विविध भारती के कार्यक्रम। सखी सहेली मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लगता है, सुनती रहती हूँ मैं, बहुत मजा आता है, बहुत ज्ञान की बातें उसमें सुनने को मिलती हैं। आजकल तो जो जॉकी आ गए हैं उनकी एक अलग ही कला होती है। जी जी। तो हमारे जमाने में जॉकी, जब मैं छोटी थी तब जॉकी, रेडियो जॉकी का उतना प्रचलन नहीं था। पर अब जो ये रेडियो, वो एक मुर्गा वाला कुकड़ू कू, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। तो आकाशवाणी मनोरंजन भी करता है, ज्ञान भी देता है, बिना आपका ध्यान भटकाए। सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि अगर आप टीवी के सामने बैठ गए तो आप बैठ गए टीवी के सामने, अब देखते रहोगे, नजर जमा के रखना पड़ता है। हाँ, अगर 1 मिनट भी गए तो पता नहीं सास बहू से लड़ पड़ेगी या बहू से मतलब कुछ ना कुछ घटना घट गई। लेकिन रेडियो क्या है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं अपना, फिर हम वो सारी चीज़ों से रूबरू होते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो बहुत मज़ा आता है और ये चलता रहेगा। जी। आगे 10 साल के बाद आकाशवाणी पूरे 100 साल पूरे करेंगे, तो आपको क्या लगता है 100 साल के बाद भी आकाशवाणी का ये वजूद रहेगा? अरे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 100वें साल में भी मैं आऊंगी और मैं बोलूंगी, वजूद जरूर वजूद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। और मैं जब ये शतक पूरा करेगा तो मैं आकाशवाणी की कलाकार, आकाशवाणी की श्रोता, आकाशवाणी के प्रेमी, तो मैं तो हमेशा यही शुभकामना और मन में मेरे यही रहेगा कि आकाशवाणी बिल्कुल दमखम से खड़ा रहे और खड़ा रहेगा। देखिए कोई भी तकनीकी है ना, वो अपना थोड़ा स्वरूप बदल लेती है, स्वरूप बदलती है, लेकिन वो रहती है और कायम रहती है, और ये जरूर रहेगा, आकाशवाणी रहेगा। देखो आप लोगों का एक मेहनत मैं देखती हूँ, आकाशवाणी के लोग जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हो ड्यूटी रूम में तैनात रहना। मैं तो हमेशा मजाक करती थी क्योंकि आकाशवाणी में आते जाते लोग दोस्त हो जाते थे ना, मैं पोर्ट ब्लेयर में बोलती थी भाई 2 ही लोग दमखम से ड्यूटी करते हैं, एक तो फौजी बॉर्डर पे और एक हमारा आकाशवाणी का कार्यकर्ता ड्यूटी रूम में। बिल्कुल। तो बहुत आभारी है, आपने हमारी सराहना की। और आपने जैसे बताया ना कि वक्त के साथ भी बदलाव लाना जरूरी होता है, आकाशवाणी ने भी ये वक्त के साथ बदलाव किया है। खास करके ये न्यूज ऑन एयर एक ऐप है कि ये ऐप से अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे आप कहीं भी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड आप रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी। ये भी बदलाव है और ये न्यूज ऑन एयर बहुत प्रचलित हो चुका है और सबके पास एक ऑथेंटिक जो कोई न्यूज समाचार कुछ भी है तो ये आकाशवाणी के पास रहता है। सही बात है। तो आपने बताया कि 100वें साल में भी आप आएंगे और आकाशवाणी का वजूद यही रहेगा, बरकरार रहेगा, ये भी आपने और विश्वास जगाया। मैं एक और भी बात बताना चाहूंगी, जो ये आकाशवाणी शब्द कितना प्यारा लगता है ना, पता नहीं क्यों बोलने से भी मुझे अच्छा लगता है। कुछ शब्द है ना जो मुझे बोलने पे भी अच्छा लगता है, जिनमें एक आकाशवाणी भी है। तो आपको पता है आकाशवाणी शब्द की रचना किसने की है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जो हिंदी के एक सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत ने, जब ये रेडियो आया उस समय तो ब्रिटिश का समय था, तब बोला गया कि इसका क्या एक नाम दिया जाए जो कि मतलब बहुत ही ये हो। तो कई लोगों को उस समय जो होंगे, जो भी वहाँ हिंदी के जो बड़े प्रबुद्ध लोग, उनको बोला गया तो बहुत नाम आया था, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ने इसका नाम बोला कि आकाशवाणी है, ये आकाश के माध्यम से वाणी आएगी। हाँ, तो ये आकाशवाणी, तो ये आकाशवाणी मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा नाम। मतलब सोचो क्या सोच थी उनकी ना, आकाशवाणी, और कितना प्यारा नाम लगता है। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए भी बताए कि हम ये स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी आवाज उन तक पहुंचने में आकाश में पहले जाती है। हमारे जो टावर है, ये टावर से उपग्रह पे जाती है, सैटेलाइट पे जाती है, सैटेलाइट से उसके ट्रांसमीटर में जाती है, तो ये पूरी आकाश के थ्रू जो वाणी जाती है उसको आकाशवाणी। बहुत बढ़िया नाम दिया है। और आपको मैं बताऊं कि मैं कभी भी रेडियो स्टेशन और ऐसा नहीं मैं बोलती, अगर मुझे कोई पूछता है आप कहाँ जा रहे हो तो मैं हमेशा बोलती मैं आकाशवाणी जा रही हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे सुन के, और ये तो मेरे रग में बसा है आकाशवाणी, और शायद मैं मरते दम तक भी, शायद मेरा प्राण भी निकले उस समय मैं आकाशवाणी के गीत सुन रही होंगी। क्या बात है। तो दोस्तों, आज के एक खास कार्यक्रम में मेरे साथ थे रेडियो प्रिय आमंत्रित खास मेहमान
डॉक्टर कनकलता जी। कनकलता जी, आज के कार्यक्रम में आपने जो वक्त दिए, हम आपके आभारी हैं। नमस्कार। नमस्ते।